हाय स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु। एक पुराना टॉपिक, एक भूला बिसरा गीत, जो गाने जो फिल्मी सॉन्ग्स पुराने हो जाते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम आता है रेडियो पे, टेलीविज़न पे, और उसका एक हेडिंग होती है कि भूले बिसरे गीत। वो गीत जो हम पुराने हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसको पसंद करते हैं। तो वैसे ही एक टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का टॉपिक करीब करीब आप मान के चलिए कि ख़त्म हो चुका है इसका इस्तेमाल, और पिछले लगभग 15 साल से आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी में मिसिंग है, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके सीबीएसई बोर्ड में भी उसको करीब करीब हटा दिया गया है। बट स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं और सभी जो बुक्स हैं, जो रिफ्रेशर्स हैं, उस पर अभी भी ये नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। दिस इज़ वाई आई एम हेयर विद दिस टॉपिक, ठीक है। और इसको मैं ज़रूर कहूँगा भूले बिसरे गीत। हिंदी में लिख दूँ, हिंदुस्तानी हूँ, भूले बिसरे गीत, मतलब वो सॉन्ग्स जो पुराने हो गए हैं। तो वैसे ही एक टॉपिक हमारा है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी क्या, पहले आप समझिए कि ये इट इज़ अ कंसंट्रेशन टर्म है। ये हमारा जो है एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये होता है कि इससे हम इसको भी हम कंसंट्रेशन मान सकते हैं। अभी जो नॉर्मेलिटी का हमारा जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और अगर पूरा लिखें तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे? सॉल्यूट के होंगे, जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है, और वॉल्यूम लीटर में किसका होगा? पूरे सॉल्यूशन का होगा। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के होंगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ग्राम में मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये हमारा नंबर 1 हो गया। ये नॉर्मेलिटी का हमारा एक तरह से फॉर्मूला हो गया। ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसमें ई जो हमारा टर्म है, इक्विवेलेंट मास, और वी जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और डब्ल्यू जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ग्राम में सॉल्यूट का मास है। जैसे एक टर्म आपका मोल होता है, वैसे ही एक टर्म आपका इक्विवेलेंट मास होता है। एक्चुअल में जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके देखिए 3 यूनिट हैं जो केमिस्ट्री में आपको पॉपुलैरिटी के साथ नज़र आएंगे। एक तो ग्राम है, तो जो केमिस्ट्री के अलावा हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी ग्राम को यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारा मोल, और एक होता है हमारा ग्राम। अब मैं शॉर्ट में ग्राम इक्विवेलेंट को EQT लिखूँगा। EQT, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने जो शॉर्ट में लिख दिया है वो EQT लिख दिया, ऐसे EQT लिख दिया, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो W अपॉन E एक टर्म आता है। अब नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट लगभग 50 साल पहले, यानी आप मान के चलिए कि 1970 के आसपास मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया गया। लगभग पिछले 50 सालों से दुनिया में टॉप क्वालिटी के जो केमिस्ट लोग हैं वो इक्विवेलेंट मास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि और अगर हमें इक्विवेलेंट मास नहीं आएगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि इक्विवेलेंट मास के बिना नॉर्मेलिटी निकालना इम्पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम ई पर आई। नॉर्मेलिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ग्राम तो हमारा ग्राम हो गया,
अब अगर हमें मोल निकालना है तो ग्राम में मास अपॉन मोलर मास होता है। अभी मोलर मास निकालना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब चाहे निकाल सकते हैं, वो एक फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन जो हमारा इक्विवेलेंट मास है वो एक वेरिएबल चीज़ है। मोलर मास इज़ ऑलवेज फिक्स्ड बट इक्विवेलेंट मास इज़ नॉट फिक्स्ड। वो चीज़ ऐसी है कि जो बदलने वाली चीज़ है, जो वेरिएबल चीज़ है। ठीक है, तो पहले तो ये हमारा हो गया कि मैंने आपको इसका फॉर्मूला और थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता दी। मुझे ये टॉपिक अब पढ़ाने में कब अच्छा लगता है ये जानने के बाद कि अब इसका एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, तो इंडिया में इंडिया लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें करीब करीब इक्विवेलेंट मास का काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो भी ठीक है, ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं रह गया है, इसलिए पढ़ाने का इच्छा नहीं करती है। और दुनिया में भी अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसकी कोई ज़रूरत, एक पुरानी थ्योरी है जो कि अब फेल हो चुकी है। अब आप अगली चीज़ समझिएगा कि अगली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास है जिसको कि हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। ये ऐसी क्वांटिटी है जो वेरिएबल है, यानी कि जो बदलने वाली है। वेरिएबल का मतलब है ये फिक्स नहीं होती है। और अगर हम इसी से कंपेयर करें, यहाँ पर इट का मतलब क्या है, ई, जबकि मोलर मास इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, वो फिक्स चीज़ होती है। और इसी वजह से इक्विवेलेंट मास का ज़माना चला गया। वैसे फॉर्मूले की बात करें तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन होता है। और मैं आपको ये बता दूं, एन जो होता है एन फैक्टर होता है, और यही वो चीज़ है, ये एन है बिकॉज ऑफ दिस एन, क्योंकि एन निकालने में प्रॉब्लम होती है, अलग अलग केसेस में एन की वैल्यू अलग अलग होती है। इसी वजह से निकालने में दिक्कत होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आगे आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोगों में जो लोग 11th क्लास में हैं इस समय, जब उनकी अपनी औलादें होंगी, जब उनके अपने बच्चे होंगे, ठीक है, मज़ा बहुत आ गई बच्चों के नाम सुन के कि हमारे भी बच्चे होंगे, तो होंगे, आप भी बड़े होंगे, आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे। लेकिन जब वो पढ़ रहे होंगे तो इक्विवेलेंट मास पूरी तरह से दुनिया भूल चुकी होगी। अब अभी थोड़ा बहुत स्कूलों में बता देते हैं, इसीलिए आप लोगों ने बोला दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये एक एन फैक्टर है और एन की जो वैल्यू है, एन बराबर अलग अलग के लिए अलग अलग होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन इन एसिड। अगर एसिड कोई है तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं जो रिप्लेसेबल हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH इन बेस। बेस अगर है कोई तो उसके अंदर कितने OH हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो भी सॉल्ट है उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो ये हमको उसमें देखना है। ये फॉर सॉल्ट, और n बराबर टोटल चार्ज, ये किसके लिए, फॉर आयन। कोई भी आयन है तो उसके लिए जो टोटल चार्ज होता है वो n होता है। तो ये हमारे सामने 3 चीज़ें हैं, और एक n और होता है जिसको बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक n और होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ, मैंने बहुत मेहनत इस पे करी
मैंने न जाने सैकड़ों घंटे इस टॉपिक को स्टडी किया, लेकिन जब लगभग 15 साल पहले ये हटा तो मुझे दिक्कत हुई, लेकिन अभी भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी और एमएससी की क्लासेस में अभी भी ये टॉपिक यूज़ हो रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 4-5 चीज़ें हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड है तो उसके अंदर H कितने हैं रिप्लेसेबल, और बेस है तो उसके अंदर कितने OH है, और अगर सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, और ये टोटल चार्ज आयन के लिए है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में मैं अगर एसिड बेस और सॉल्ट की बात करूं तो मैं उसके लिए आपको एक बड़ा सिस्टमेटिक एक आपको चीज़ बताता हूं, और N का मतलब होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। N का मतलब होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए हम A नंबर पे एसिड ले रहे हैं आपका, और यहाँ पर हम N लिख रहे हैं, HCl लिया, H2SO4 लिया, H3PO4 लिया, CH3COOH लिया, COOH सिंगल बॉन्ड COOH लिया। ये मैंने आपके सामने कुछ एसिड्स लिए हुए हैं। आप देखिए इसमें N की वैल्यू 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2। बोला कैसे आया, बोला टोटल पॉजिटिव चार्ज से आया। टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर का जो कैटायन है H प्लस है, एक H है, एक H का मतलब H प्लस, तो प्लस है तो +1 आ गया। H2SO4 है तो देखिए 2H प्लस हो गया, 2H प्लस, एक H पे एक प्लस तो 2 पे 2 प्लस, 2 प्लस हो गया 2 हो गया। H3PO4 में 3 H है, आपको रिप्लेसेबल वाला चाहिए। अगर जो कंपाउंड H से शुरू होते हैं उनमें जो H लिखे होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं इन जनरल। ठीक है, तो 3 H हो गए। फिर अगर हमें CH3COOH में लेना है तो ये 1 H हो गया। 1 H इसलिए होगा क्योंकि COOH कितने हैं वो देखे जाते हैं, ये वाला H हमारा रिप्लेसेबल है। और इसी तरीके से इसमें ये वाला और ये वाला है, मतलब अगर कोई COOH ग्रुप दिखे तो H देखो कितने हैं उसके अंदर, तो ये तुम्हारा हो गया 1, ये भी आपका हो गया 2, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ही H प्लस है और यहाँ पर 2H प्लस है। मतलब एक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें N का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ COOH ग्रुप। COOH ग्रुप कितने हैं उसके अंदर वो नंबर होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। एक और होता है जैसे आपका फॉर सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड में SO3H ग्रुप होते हैं, तो N का मतलब होगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ SO3H ग्रुप। जैसे आपके सामने है C6H5SO3H, तो N बराबर हो जाएगा इसका 1। N बराबर क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि C6H5SO3H। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है देखो, ये 3 चीज़ों पे काम करेगा, एसिड पे करेगा, बेस पे करेगा और सॉल्ट पे करेगा। ये हमारा जनरल फार्मूला है। इंपीरिकल फार्मूला मोलर मास अपॉन N, N है टोटल पॉजिटिव चार्ज, एसिड N HCl 1 H प्लस, H2SO4 2H प्लस, H3PO4 3H प्लस। क्योंकि जितने आपके एसिड है उसमें आप देखो एसिड क्या होता है, अगर कोई बोले कि व्हाट इज एसिड तो बोलो एसिड क्या होता है, या तो आप उसमें देखो स्टार्टिंग फ्रॉम H, सीखो तो पहचानना। जब तक एसिड बेस सॉल्ट पहचानोगे नहीं तब तक ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे। तो अगर कोई पूछे एसिड क्या होता है तो बोलो कि जो H से शुरू होता है वो एसिड होता है। HCl, H2SO4, H3PO4 ऐसा कोई भी ले लो। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, और या फिर उसके अंदर SO3H ग्रुप हो।
मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और लेकिन अब करूँ क्या, इसका कोई ख़ास इस्तेमाल होता नहीं। तो ये देखो, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये अभी बताई जो एसिड पे अप्लाई होती है। आप कोई भी एसिड ले लो, आप आराम से निकाल सकते हो। mm का मतलब मत भूलो, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, H2O का होता है 18, आप आराम से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अब हम बेस की बात करें, तो जो बेस फिलहाल हमारे सामने जो नॉर्मेलिटी टाइप के क्वेश्चंस में होगा, ये जनरल है, किसी पे भी लगा सकते हो। अब हम दूसरे नंबर पे ले रहे हैं फॉर बेस। तो बेस होते क्या? बेस होते हैं एंडिंग इन OH, या फिर हम इसको बोलें कि मेटल हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH। NH4OH एक्चुअली मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम मेटल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ NaOH, KOH, है ना, CaOH होल ट्वाइस, एक मैंने और ले लिया है NH4OH। तो ये सब हमारे होते हैं बेस वो होते हैं जो एंड होते हैं OH पे, जो H से शुरू हो वो एसिड, और जो एंड हो OH पे वो OH। आप देखो ना, एंड हो रहे हैं OH पे। अब मैंने बेस ले लिया और N ले लिया, और अब उसमें हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज हमको गौर करना है। NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, NH4OH, ऐसे करके मैंने कुछ आपके सामने लिख दिए। अब देखिए N की वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, क्योंकि सारा खेल N का है। अगर हम N निकाल लेंगे तो E निकाल लेंगे, E निकाल लेंगे तो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। तो अब क्या हुआ कि नॉर्मेलिटी N की वैल्यू ये हो सकती है 1, 1, 2, 3, 1। कैसे हो सकती हैं? अब इसमें पॉजिटिव Na प्लस, तो टोटल चार्ज पॉजिटिव क्या हुआ, +1 हुआ। यहाँ पर देखो क्या हुआ, K प्लस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, Ca है, Ca की लेकिन वैलेंसी 2 होती है, Ca 2 प्लस हुआ। यहाँ पर देखिए क्या होता है, Al 3 प्लस हुआ। यहाँ पर देखिए क्या होता है, NH4 प्लस हुआ। टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो N की वैल्यू होती है। ये हमारा आपके सामने साफ साफ है कि ये आपका बेस है और ये आपका N है। बेस के लिए, एसिड के लिए, सबके लिए कॉमन तरीका वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा बेस के लिए हो गया। अब एक मैं आपको और बता देता हूँ सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो जनरल फॉर्मूला है। सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होता है, ना H से शुरू ना OH पे खत्म, ना H से शुरू नीदर स्टार्टिंग फ्रॉम H नॉर एंडिंग इन OH। ये उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट में N की वैल्यू वही चलेगी, कॉमन टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप देखिए N बराबर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सॉल्ट, यहाँ पर लिखा N, जैसे हमने लिखा NaCl, CaCl2, Na2CO3, CaCO3, Al2CO3 होल ट्वाइस। ये सॉल्ट है सारे, आप देख सकते हो, ना तो S से शुरू है ना OH पे ख़त्म है। पहचानोगे तभी तो निकालोगे। और अब आपको जो मैंने तरीका बताया, ये वाला जो जनरल फार्मूला है, इससे आपको पहचानने की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। आप मत जानो एसिड क्या है, मत जानो बेस क्या है, मत जानो सॉल्ट क्या है। फार्मूला देगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया। एसिड के लिए भी वही, बेस के लिए भी वही, सॉल्ट के लिए भी वही।
अब देखो इसमें NaCl है तो 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 दूनी 6 आएगा। अब कैसे आया ये? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो पहले जो लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है। देखो Na है, Na+ है यहाँ पर, Ca है, Ca2+ है यहाँ पर, Na है यहाँ पर, देखो 2Na+ है, 2Na+ है, 2Na है, 2Na का मतलब हुआ 2+ मतलब 2, और यहाँ पर देखो Ca है, और यहाँ पर देखो 2Al है, 2Ca देखो 2+ है, और 2Al 3+ है, तो 3 2 जा 6 हुआ। तो एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। और सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बच्चों को बता देता हूँ कि नॉर्मेलिटी नहीं आनी है, नहीं आनी, कोई पीछे पड़ ही गया टीचर नहीं निकालो नॉर्मेलिटी, कोई बात नहीं, हम नहीं निकालेंगे नॉर्मेलिटी, हम मोलैरिटी निकालेंगे, और मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। नमन, नमन, अपने देश को शत शत नमन, नमन, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू n वही है जो अभी इतनी देर से बता रहा हूँ। आपने मोलैरिटी निकाल ली, वो सबको आता है निकालना, सरल होता है, अब मैंने भी पढ़ाया है। तो मोलैरिटी हो गया, अभी नॉर्मेलिटी आपको अगर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि m आप निकाल लो, n निकाल लो, n आपको बताया कैसे, उससे आप n निकाल लो, ठीक है बेटा। जय हिंद।